ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। कनाडा में माह अगस्त में काफ़ी गहमा गहमी रही है। पहले ईद और उसके बाद यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से शानदार तकरीबात का इनकाद किया गया। हमने भी ईद और यौम आज़ादी पाकिस्तान पर 2 खुसूसी प्रोग्राम पेश किए। उसके बाद आपकी ईमेल्स आईं, उसमें आपने काफ़ी हौसला अफजाई फरमाई हमारी। इसी हौसला अफजाई की बुनियाद पर हम बड़ी ईद से पहले एक फैमिली मेले और पाकिस्तानी हेल्दी बेबी शो का इनकाद करने जा रहे हैं और आइंदा प्रोग्रामों में हम उसकी तफसीलात से आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान से जब कोई मेहमान आता है तो ताज़ा हवा का झोंका महसूस होता है और ऐसे लगता है जैसे किसी अपने का कोई बहुत ही अच्छा खूबसूरत संदेशा साथ लाया है। पाकिस्तान से कई आवाज़ों ने जन्म लिया और पूरी दुनिया पर राज किया, पूरी दुनिया पर वो आवाज़ें छा गईं। उसमें एक सुरीली आवाज़ है जवाद अहमद की, और जवाद अहमद हमारे साथ हैं, कनाडा तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं उनके लिए काफ़ी देर तक बोल सकता हूं, मगर आज उनसे बातें करने को, उनकी बातें सुनने को दिल चाह रहा है। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी होती है जी हमेशा यहाँ आके टोरंटो में, और कैनेडियन पाकिस्तानी जो है उनके साथ इंटरेक्ट करके, उनके लिए गाने गा के, उनके साथ एंजॉय करके, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और कनाडा के जो लोग भी हैं आपके बड़े फ़ैन हैं, और जो आपने अभी मार्खम मेला उसमें परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और फैंस में इजाफा ही होता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो चाहने वालों की फहरिस्त तवील होती जाती। हाँ जी, मुझे लगता है कि अब ये जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं कनाडा में, और जो जॉब्स की अब तलाश करेंगे कुछ अरसे के अंदर, क्योंकि उनकी उम्र अब इस तरह की हो गई है, तो उन लोगों के साथ अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता एक बन रहा है, ताल्लुक़ बन रहा है। पिछले अरसा मैंने जितना म्यूज़िक किया है, 13 साल हो गए हैं, उस वक्त ये छोटे बच्चे थे, या लेकिन उसी वक्त से आपके गाने जो थे, उसी वक्त जो पाकिस्तान से इमिग्रेंट होके फैमिलीज आई हैं, वो छोटे बच्चे ही आपके फ़ैन थे और बड़े हो गए। और अब उनको शायद ज़्यादा मज़ा आएगा कि अब मैं नए सॉन्ग जो लेके आ रहा हूँ, जैसे अभी सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो जो हमने किया है, आजकल चल रहा है जियो पे, स्पेशली हमने बहुत ज़्यादा वो चलाया, और पाकिस्तान टेलीविज़न पे बहुत चल रहा है। फिर अभी जो रिसेंटली मैंने गाना किया है पाकिस्तान के लिए, सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, तो मुझे लगता है कि उनके साथ एक ताल्लुक और गहरा हो जाएगा मेरा, और मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये जो यंग लोग हैं, ये जो यूथ है, यही फ्यूचर है पाकिस्तान का, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों या पाकिस्तान से बाहर कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ भी रहते हों। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हम यहाँ पर मौजूद हैं कनाडा में, लेकिन हमारा जो दिल है वो अभी उन्हीं गलियों में धड़कता है। ये जो आपका ये अभी जो आपने गीत बनाया और इसको लिखा भी खुद आपने? हाँ जी, खुद ही लिखा है जी। और क्या ख्याल था पाकिस्तान के हालात और जो वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है? हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो हम कनाडा में मौजूद हैं, या पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनको तो आप समझें कि दिल में जो कैफियत है उसका इजहार भी मुमकिन नहीं। असल में जो है ना, ज़ात, फिर इलाकाइयत, फिर इवन मज़हब के नाम पे, और फिर लसानी मामला, लैंग्वेज के हवाले से, और इस तरह की तफरकाबाजी जो है पाकिस्तान में, वो जगह जगह नमूदार हो रही है। पाकिस्तान के जो असल मामलात हैं वो तो बहुत ऊपर के लेवल पे लोग जो हैं वो जो भी कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। जो रूलिंग क्लासेस हैं, जो हमारी जिसे कहते हैं हुक्मरान तबकात हैं, उनको कोई ख्याल करना चाहिए। वो लूट खसूट में सब शामिल हैं, सब लूटने में लगे हुए पाकिस्तान को, लेकिन जो आम इंसान है ना, उसके कोई मफादात, इस तरह के माली मफादात नहीं है, वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, और उसको फजूल में और बिला जवाज़ जो है इस लड़ाई में झोंका जा रहा है। तो मैंने असल में आम आदमी से बात की है इस गाने में। मेरा बिल्कुल कतई मकसद ये नहीं है कि मैं कहूँगी इस गाने से पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान चेंज तो उस वक्त होगा जब ये तमाम लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ये उठेंगे। हर शख्स खुद को तब्दील करना चाहेगा तो पाकिस्तान चेंज होगा, और हक के लिए, अपने हक के लिए खड़े होंगे। और आपने तो सभी जो कौमियतें हैं उनकी बात कर दी। मैंने ये कहा कि जी सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान
हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। ज़बरदस्त जवाब साहब, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान याद आ गया आज एक बार फिर ये गीत देख के। तो कहाँ कहाँ शूटिंग की इसकी? इसकी शूटिंग जी बड़ी बड़ी मुश्किल शूटिंग थी। 3 दिन का वीडियो शूट था ये, और पूरा क्रू वहाँ गया हुआ था। एहसन रहीम ने इसको बनाया, डायरेक्टर ने बहुत बड़े। आपको अगर आपको याद हो तो मेरा एक बहुत बड़ा गाना है दोस्ती, जी जी, रहे ना रहे ये जीवन कभी, जिससे पहले मैं तराने से स्टार्ट करता हूँ, वो भी एहसन रहीम का बनाया हुआ है। एहसन रहीम और आमना खान ने बनाया था। माहौल बन जाता है, तराने से सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उसके बाद एक आपको सुनने का एक माहौल बन जाता है, और अंदर के जो जज्बात हैं, और ख़ास तौर पे जब ये आप गीत गाते हैं दुनिया से बाहर, तो वो एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिलता है। आपका प्यार है बदर साहब, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तानी खुद इतने जज्बाती और इतने दोस्ती से लबरेज उनके दिल हैं कि उनको सिर्फ हल्का सा आप समझे कि इंस्टिगेट करना पड़ता है, वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। जवाब साहब, कई बार ऐसा होता है कि हम पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की बुराइयां फैशन के तौर पर भी करते हैं। ये एक ऐसी बुराई, ये भी एक बुराई है कि हम पाकिस्तान को बुरा भला फैशन के तौर पर, एक तो है ना कि उसकी भलाई के तौर पर करें, कुछ एक फैशन के तौर पर करते हैं। तो आइए आफ्ताब रिजवी साहब से पूछते हैं कि जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है कनाडा में या बाहर की दुनिया में बैठकर, जब महफिलों में हम बैठते हैं तो फैशन के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। ये है आज का सवाल, जिसका जवाब हासिल करते हैं आफ्ताब रिजवी से। बदर साहब, ये इतनी तकलीफ़देह बात है और ये इतना प्रूवन फैक्ट है कि आप जहाँ देखें 5-6 पाकिस्तानियों को बैठे हुए, वो थोड़ी देर तो मौसम की और फिल्मों की और गानों की बात करेंगे या क्रिकेट मैच की बात करेंगे, उसके फ़ौरन बाद वो पाकिस्तान की बुराई शुरू कर देंगे। मेरे साथ ये होता है कि मैं अगर कभी ऐसी महफिलों में बैठा हूँ तो पहले तो मैं उन सब का गुबार निकलने देता हूँ, फिर उसके बाद पाकिस्तान की अच्छाइयाँ बताना शुरू करता हूँ। तो लोग कहते हैं हाँ जी ये बात तो है, फिर मैं आखिर में कहता हूँ कि भाई फिर पाकिस्तान की बुराई क्या है। मैंने इस पर बहुत सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है और शदीद मोहब्बत करता है, और इसका इजहार होता है जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता है। आप देखें, मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि जब कोई उफ्ताद आती है, कोई जलजला, सैलाब, ट्रेन का हादसा, तो हम लोग बिल्कुल दिलो जान से हर आदमी सिर्फ पाकिस्तानी बन जाता है, वो पंजाबी, पठान, शिया, सुन्नी के खानों में बटा हुआ नहीं होता। इसी तरह जब कहीं चैलेंज आ जाए सामने, अगर फ़र्ज़ करें कि पड़ोसी मुल्क से जंग हो जाए या फ़र्ज़ करें कि क्रिकेट मैच हो जाए पड़ोसी मुल्क से, तो सब लोग लगता है कि जिहाद पे सर पे कफन बांधे एक कौम की हैसियत से है। मेरा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान से जितने लोग पाकिस्तान के बैठ के पाकिस्तान की बुराई करते हैं, उनका अपना ज़ाती तजुर्बा, पाकिस्तान के जो सोशल नेटवर्किंग है या पाकिस्तान का जो काम करने का तरीक़ेकार है मुख्तलिफ इदारों का, हर शख्स किसी न किसी जगह से डसा हुआ है। फ़र्ज़ करें कि आपको अपने घर का नक्शा पास कराना है, तो आप जो आपके बल्दियाती इदारे हैं उनके किसी अफसर ने आपकी बेइज्जती की हुई है, किसी क्लर्क बाबू ने आपको परेशान किया हुआ है, आपको पुलिस में कोई रिपोर्ट करानी है तो थानेदार ने, हेड मोहर ने और SHO ने आपको जलील किया हुआ है, आप सड़क पर निकल रहे हैं तो रेंजर्स ने आपको रोक लिया है और आपकी सबके सामने बेइज्जती कर रहा है। तो ये जो मुख्तलिफ हमारे इदारे हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, सिविक बॉडीज़, ब्यूरोक्रेसी, अफसरान, इनका जो ज़ाती रवैया और ज़ाती तजुर्बा हम आम पाकिस्तानियों के साथ है, वो ऐसा है कि वो तकलीफ़देह है। और आपको पता होगा कि तकलीफ़देह बात इंसान के हमेशा जहन में रहती है। अच्छी बात भूल सकता है, लेकिन जहां उसकी इज़्ज़त नफ्स ख़राब हुई है उसको नहीं भूलता है। यही वजह है कि जब पाकिस्तानी बैठते हैं तो बैक हेड में उनके कोई ना कोई ऐसी तकलीफ़ आ जाती है जिससे वो कहते हैं कि देखिए यहाँ ये नहीं होता, पाकिस्तान में ये होता था। देखिए मैं बच्चे का दाखिला कराने गया, यहाँ मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वहाँ मैं बड़े स्कूल में भी जाता हूँ तो हेड मिस्ट्रेस मुझे ऐसे मुलाजमों की तरह बिठा देती हैं और 2-2 घंटे बाद मिलती हैं, जिससे मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत शदीद मोहब्बत करता है, पाकिस्तान की खिदमत भी करना चाहता है, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता भी देखना चाहता है, पाकिस्तान का नाम भी बड़ा देखना चाहता है। लेकिन काश के ऐसा हो कि हमारे ये इदारे जो कि पब्लिक सर्वेंट्स कहलाते हैं,
जो लोगों से डायरेक्ट राब्ते में आते हैं, वो अगर इंसान बन जाए और मोहब्बत से पेश आए और लोगों को फैसिलिटेट करें, काम करने में उनकी मदद करें, नाजायज़ उनसे मुतालबात ना करें, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी भी दीगर कौमों की तरह बैठकर ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान की हम बुराई नहीं समझते। एक बात मैं आपको बताऊं कि एक महफिल में बहुत शदीद, बहुत टेक्नोक्रेट्स बहुत सारे बैठे थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स, वो यही पाकिस्तान की बुराई कर रहे थे, तालीमी निज़ाम की बुराई कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई आप लोग इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, आप बताएंगे कि आपकी क्या फ़ीस थी जब आप इंजीनियर बने? तो एक साहब जो सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी मेरी फ़ीस 300 रुपये सालाना थी जिसमें मैं इंजीनियर बना। तो मैंने कहा कि शर्म करें, कोई दुनिया के एक मुल्क बताएं जहां $3 सालाना पे आप इंजीनियरिंग कर लें। ऐसे मुल्क की आप लोग बुराई करते हैं। तो इसका मेरे ख्याल में वाहिद हल यही है कि जो सिविक बॉडीज़ हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी अफसरान हैं, जिनकी जिम्मेदारी है आवाम की खिदमत करना, वो आवाम के साथ रवैया अच्छा अपनाएं और उनके लिए सहूलियतें पैदा करें। तो उसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी जहां बैठेंगे वो पाकिस्तान की तारीफ़ करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद कह के उठेंगे। इकना रिलीफ कनाडा पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फलाही सरगर्मियों के हवाले से एक मारूफ तंजीम है। वेस्टर्न यूनियन ने इस हवाले से ईद के तोहफे के तौर पर $10,000 के अतिये का ऐलान किया और एक तकरीब में इकना रिलीफ के ओहदेदारों को ये चेक पेश किया। इस मौका पर वेस्टर्न यूनियन की तरफ से एनी करासीफेरियन और कामरान मुस्तफ़ा मौजूद थे, जबकि इकना रिलीफ कनाडा की नुमाइंदगी शौकत हुसैन और सैयद एम आगा ने की। इकना रिलीफ जो है ये इकना कनाडा का एक डिवीज़न है और इकना कनाडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1970 से यहाँ पे काम कर रही है। इसका इकना स्टैंड्स फॉर इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी कम्युनिटी की और ह्यूमैनिटी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए यहाँ बनाई गई थी। इकना रिलीफ इसका ह्यूमन सर्विसेज डिवीज़न है और 1995 से इन्होंने ये शुरू किया था। और इसके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं मोस्टली और 2005 से इन्होंने डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने का हमारा बड़ा प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट और इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। हम अपने ऑफिसेज बनाने के बजाय दूसरे मुल्कों में वहाँ रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले से वहाँ काम करती हैं और उनका लीगल स्टेटस और उनका जो क्रेडिबिलिटी है उसको चेक करने के बाद हम उनसे MOU साइन करते हैं और वो हमारे पार्टनर बन जाते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट्स को हम उनको फंड करते हैं और वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट होता है सबसे पहले वो उसकी प्रपोज़ल सबमिट करते हैं, उस प्रपोज़ल को रिव्यू किया जाता है। हमारी 7 रुकनी एक कमेटी है, बोर्ड है, और उसकी अप्रूवल के बाद वो प्रोजेक्ट जो है उसको फंडिंग के प्रोसेस में डाला जाता है। फ़ंड हम करते हैं प्रोजेक्ट को 4 किस्तों में, क्वार्टरली फ़ंड रिलीज़ करते हैं। इससे ये होता है कि उन प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है फर्स्ट क्वार्टर की, फिर सेकंड क्वार्टर के हम फंड्स रिलीज़ करते हैं। जी, वेस्टर्न यूनियन का ये जो चेक है, इनके साथ इस चेक को लेने से पहले हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो ये है कि इस फ़ंड को हम एजुकेशन के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। इन मुल्कों में आके खुशहाली की एक लहर दौड़ जाती है, जिस्म में भी, रूह में भी, और वो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब यही लोग अपने रूट्स के अंदर वापस जाते हैं और जब ये जा के वहाँ पे वही हालात देखते हैं लोगों के और उसी तरह उनकी बेचारगी और उनकी परेशानी देखते हैं, तो इनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द पैदा होता है। अच्छा, आपको अपना कोई गाना पसंद है? वैसे तो एक सिंगर से पूछना ये सबसे बड़ा मुश्किल सवाल होता है क्योंकि उसके लिए तो वो औलाद ही है सारे गीत जो हैं, लेकिन फिर भी कभी अपना कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? स्पेशली मेरा तो फिर ये मामला है ना, क्योंकि मैंने अपने कोई 95% गाने जो मेरे हैं ना वो सारे मैंने खुद लिखे हैं, तो वो ज़्यादा ही आप जैसे औलाद कह रहे हैं ना, हाँ, तो वो बिल्कुल ही बन जाती है। क्रिएट भी खुद ही करना पड़ता है उसको। मुझे वैसे जो गाने अच्छे लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 6-7 आगे पीछे बताता हूँ। बिन तेरे क्या जीना मुझे बड़ा पसंद है, जो कि आपको बड़ा अच्छा लगता है। सही। और उचिया मजाजा वाली वो कहती है सही है मैं तेरी यहाँ, ढोलना, दोस्ती, मेहंदी, अल्लाह मेरे दिल के अंदर। अभी ये जो मैंने रिसेंटली किया है सिंधी हो बलोच हो,
फिर ये बच्चों वाला गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है रास्ता। फिर एक गाना है मेरा, तुम जीतो या हारो सुनो, वो बहुत हमें अच्छा। हमें तुमसे प्यार है। अब सियासत में भी नहीं आए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। देखिए मैं तो नहीं समझता कि ये मिस्टेक है। मैं समझता हूँ कि आना जो है सियासत में स्पेशली सिर्फ इसलिए कि मैं एक सिंगर हूँ या मैं एक एक्टर हूँ या मैं एक क्रिकेटर हूँ या मैं कोई भी जाने पहचाना आदमी हूँ, सिर्फ इसलिए आना कि मैं इस तरह हूँ, तो ये ठीक बात नहीं है। सियासत में जाने के लिए आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। पहले आपने अगर ये काम करना है तो आप लोगों के अंदर पहले जाके उनके इश्यूज पे काम करना चाहिए, भूख पे, गुर्बत पे, बीमारी पे, जहालत पे, तालीम पे, हर किस्म की चीज़ पे काम करना चाहिए। लोग कहेंगे यार ये तो इंसान हमारे अंदर काम करता है। तो जब आप उनके साथ उनके इश्यूज में उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, तो फिर वो आपको वोट भी देंगे नेक्स्ट टाइम। 5-6 साल आप काम करें ना उनके साथ, सही। और फिर वो लोग आपके साथ चलेंगे भी। तो अगर मैं कभी ज़िंदगी में ये काम करूँगा, है इरादा है, शायद पाकिस्तान के जो हालात बन रहे हैं, हर उस इंसान को लोगों के हवाले से काम करना चाहिए किसी भी लेवल पे कि जो कि कर सकता है। और क्योंकि हम लोग जाने पहचाने होते हैं तो हम कर सकते हैं, हमारा वाइटैलिटी थोड़ी इंक्रीज़ कर जाती, तो शायद करूं। लेकिन मैं इससे पहले ग्राउंड वर्क करूंगा और मैं लोगों तक जाऊंगा, और लोगों के साथ जब एक जुड़त बन जाएगी, एक कट बन जाएगा, फिर मैं कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा लूँगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही ख़राब है, टोटल सिस्टम पाकिस्तान का ख़राब है। और वो नए लोगों के थोड़े बहुत आने से नहीं होगा, वो लोगों के हक के लिए खड़े होकर एहतजाज करने से ठीक होगा। ये एक इनकलाबी कुव्वत की ज़रूरत है, इनकलाबी तहरीक की ज़रूरत है, इससे ही होगा। मुझे वोट के ज़रिए तब्दीली नज़र नहीं आती पाकिस्तान के अंदर। देखें वोट अभी दे रहे हैं लोग, दे ही जा रहे हैं, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। 5 साल बाद फिर हम यही बात करेंगे, उसके बाद 5 साल फिर बाद नहीं आप कह रहे हैं कि मार्शल लॉ आ जाए? नहीं, मार्शल लॉ नहीं, मैं समझता हूँ कि अवाम की तहरीक उभरनी चाहिए। इनकलाब कैसे, कोई ऐसा आपके जहन में है सदारती सिस्टम आ जाए? ये मुझे नहीं पता। जिस तरह ताहिरुल कादरी साहब धरना दे के बैठे होते हैं, मैं वो इस तरह की इनकलाब आ जाए। मैं अपनी कोई ख्वाहिश नहीं इसमें बयान करना चाहता। मैं समझता हूँ कि लोगों की जो ख्वाहिश होती है, जब कलेक्टिव विजडम बनेगी, लोग खुद ही फैसला करेंगे उनको क्या सिस्टम चाहिए, वोट के जरिए नहीं। हाँ, कम से कम आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर एक गरीब किसान या गरीब मजदूर, उसको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? उससे तो लोग कहते हैं जी वोट देते हैं, वो कहते हैं जी भाई ले लें। वो कभी वो नलका लगाने पे वोट दे देता है, कभी वो लैंप लगने पे वोट दे देता है स्ट्रीट में, कई दफ़ा वो पैसे पे, थोड़े से पैसों में वोट दे देता है। ये थोड़ी डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी होती है कि आप लोगों को उनकी हक के बारे में बताएं, उनको इश्यूज़ का पता हो, उनको पता हो कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, उसके बाद वो वोट दें तो मज़े की बात। जवाद साहब, आप पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बुराई है जो जालसाजी है, जाली कंसल्टेंट हैं और मुख्तलिफ प्रोफेशन में ऐसे लोग पहुँच जाते हैं जिनको प्रोफेशन का नॉलेज नहीं होता और सिर्फ अपनी कमाई के लिए वो अब शोबे को इख्तियार कर लेते हैं। पहुँचते हैं आरिफ शेख साहब के पास और पूछते हैं उनसे कि ये जो जाली कंसल्टेंट हैं, इनका इलाज क्या है और इस मसले का हल क्या है। आरिफ शेख। बस साहब बहुत शुक्रिया इस सवाल पर। ये मसला बहुत पुराना है और मैंने एक दफ़ा पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ज़्यादातर जो फ्रॉड होते हैं या जो चीटिंग हो रही होती है, उसमें साउथ एशियन कम्युनिटी जो है वो सबसे पहले उसका निशाना बनती है। अच्छा, तकरीबन हर फील्ड में आपको जाली कंसल्टेंट नज़र आएंगे। ये आपको इमिग्रेशन की फील्ड में नज़र आते हैं, ये आपको मुख्तलिफ पैरालीगल सर्विसेज में नज़र आएंगे, ये आपको फाइनेंशियल फील्ड में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। और इनका तरीक़ाकार इस तरह से होता है कि ये बहुत तेज़ी के साथ मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आगे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे बड़ा जो ये काम कर रहे होते हैं, ये लोगों को एक्चुअल और रियल कंसल्टेंट्स या प्रोफेशनल्स के पास जाने से रोक देते हैं, बल्कि डराया जाता है कि अगर आप प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे आपसे फ़ीस चार्ज की जाएगी, आपको मालूम नहीं है कि आपके साथ क्या हो जाएगा। लोगों को इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी जाती है कि वो प्रोफेशनल के पास जाते हुए डर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ कि जब हम अकाउंटिंग या टैक्स की बात करते हैं, हर कैनेडियन शहरी पर यह लाजिम है कि वो साल ख़त्म होने के बाद अगले साल के इब्तदाई 4 महीने में अपने पिछले साल के गोशवारे जमा कराएगा। वहाँ पर हमने ये बात नोट की कि सबसे ज़्यादा जो लोग नॉन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स और टैक्स प्लानर्स के पास जाते हैं वो साउथ एशियंस हैं। इसलिए कि इस तरह की मार्केटिंग की जाती है, लोगों को इस तरह से अपने पास बुलाया जाता है कि मालूम ही नहीं होता आपको कि अगर मैं किसी प्रोफेशनल के पास जाऊंगा तो मुमकिन है कि आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। आपने कल को अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूल में भेजना है, आपने उनके लिए गवर्नमेंट की ग्रांट अप्लाई करनी है, ऑसेप लेना है और मुख्तलिफ़ चीज़ें, और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बेनिफिट होते हैं
जो आपको एक प्रोफेशनल के पास जाने से मिल सकते हैं, लेकिन ये जितने भी जाली कंसल्टेंट जो कि गली गली में, और ज़्यादातर ये सीजनल कंसल्टेंट होते हैं। जब कुछ सीज़न आता है तो ये अचानक आपको बाहर नज़र आएंगे, तेज़ी के साथ फैल जाएंगे, लोगों को अपनी जानिब रागिब करेंगे और उसके बाद अपना काम करके चले जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर लोगों का भी कसूर है। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब कोई भी सर्विस लेने जा रहे हैं तो कनाडा में तकरीबन हर सर्विस के प्रोफेशनल मौजूद होते हैं। कोशिश करें कि आप उनके पास जाएं और अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रखें। आपको सबसे अच्छा सिंगर कौन सा लगता है? मेहदी हसन साहब जी। मैं मतलब अगर मैं दोबारा पैदा हो जाऊं, बल्कि दो दफ़ा दोबारा पैदा हूं, तो मैं मेहदी हसन साहब जैसे नहीं गा सकता। खुदा दाद चीज़ होती है कोई। नूर जहाँ साहिबा, तुफैल नाजी साहब, अमानत अली ख़ान साहब, सलामत अली ख़ान साहब और रोशन आरा बेगम। इंडिया में मुझे किशोर कुमार, मन्ना डे, सैगल, के एल सैगल, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये सब लोग जो है, मुझे लगता है कि ये इन जैसा मैं कभी नहीं गा सकता। तो मुझे बड़ा इनको देख के फील होता है कि यार बहुत बड़े लोग हैं। उदास हो तो किसको सुनते हैं? उदास हूँ तो मैं एक ऐसे सिंगर को सुनता हूँ जो बड़े मज़ेदार मुझे लगते हैं और बहुत बड़ा नाम उन्होंने पैदा किया पाकिस्तान में, नुसरत अली ख़ान साहब। और मुकेश भी बड़े मज़ेदार हैं इस मामले में। मुकेश उस लेवल के सिंगर नहीं थे जिस तरह रफ़ी साहब थे या किशोर साहब थे या अदीज़ साहब, तो खैर बहुत ही बड़े आदमी थे, लेकिन मुकेश के गानों में एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है जो अफेक्ट करती है आपको जब आप आवाज़ का टोन ऐसा है। सही। और गुनगुनाते मुकेश साहब को हैं आप? नहीं, मैं तो सबको गुनगुनाता हूँ। किशोर साहब ज्यादा होता है सबसे ज़्यादा किशोर कुमार को। अच्छा, हाँ जी। आप समझते हैं आपकी आवाज़ करीब तरीन है? नहीं बदर साहब, उन जैसे लोगों की आवाज़ें हम जैसे लोग उनकी आवाज़ें नहीं निकाल सकते। मैं बहुत छोटे मकाम पे खड़ा हुआ हूँ, ये बहुत बड़े मकाम के लोग। ये आपकी आजिज़ी है और इसी वजह से लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। बड़ी मेहरबानी। जवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। और इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आप फीडबैक देना चाहें तो हमारा ईमेल है oc.badr@gmail.com। और अगर इस प्रोग्राम में अगर कुछ हिस्से आप देख नहीं पाए तो हम कोशिश करेंगे कि जवाद अहमद से जो सियासी गुफ्तगू हुई है वो हम अगले किसी प्रोग्राम में शामिल करें। जवाद साहब, वही तुम तो पाकिस्तान हो, अच्छा, उससे हम इख्तिताम करेंगे। भूल के कौमें, भूल के ज़ातें, करनी है हमें प्यार की बातें, हम सबको अब सच करनी है, कुर्बानी ईसार की बातें, मुहाजिर हो पहाड़ी हो, सुन्नी हो शियान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो।